आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकेंड का फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शारीरिक अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चों के शारीरिक विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ। इसका मतलब हुआ कि शारीरिक विकास में परिवर्तन होता जाता है। पहले बच्चा छोटा होता है, उसकी वो शारीरिक विकास अभी हुई नहीं होती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसका एज बढ़ता जाता है, उसकी शारीरिक वृद्धि में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे वो बढ़ता है उसकी एज बढ़ेगी, उसकी लंबाई, वज़न, ठीक है, शारीरिक बनावट में चेंजेस आते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। अगर आप देखें 6 से 12 माह के बच्चे को, उसके बाद देखें 10 साल के बच्चे को, चेंजेस हुए। वैसे चेंजेस 18 साल के किशोरों तक चेंजेस आते रहते हैं, बहुत परिवर्तन आते हैं शारीरिक बनावट में। ये सारे वृद्धि कहलाता है। ये हमारा शारीरिक वृद्धि हुई कि हमारा शरीर से रिलेटेड कि ये फिज़िकल ग्रोथ हुआ है। दिमाग बढ़ना, हाथ पैर बढ़ने, लंबाई बढ़ना, वज़न बढ़ना, ये वृद्धि कहलाता है। अब बात करते हैं विकास क्या होता है। अब जानते हैं विकास क्या होता है। विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन को कहते हैं। विकास का कार्य गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुँचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती, परंतु विकास एक नियंत्रण प्रक्रिया है। वृद्धि तो हम समझ गए कि हाँ, ये फिज़िकल चेंजेस होते हैं कि हमारे लंबाई, वज़न इससे रिलेटेड होता है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास होता है हमारे मानसिक परिवर्तन से, हमारी बुद्धि से रिलेटेड होता है कि बुद्धि वो परिवर्तित, हम सीखते जाते हैं और ये बढ़ती जाती है। ठीक है, ये रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, नियंत्रण चलती रहती है। आप छोटे बच्चे को देखेंगे जिसका 1 साल, अगर वो एक साल का है तो उसकी बुद्धि, जब वो 5 साल का हो जाता है उसकी बुद्धि में देखेंगे वो सीखता जाता है, उसकी बुद्धि में परिवर्तन होते जाता है, वो और सीखता जाता है। ऐसे एज बढ़ती जाती है, वो अपनी, जब तक वो उसकी जीवन काल है तब तक वो सीखता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है? हमने तो पढ़ लिया कि वृद्धि पढ़ लिए और विकास भी, तो अब इसमें अंतर क्या होता है और अच्छे से समझते हैं। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। हमने जान लिया कि हाँ, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसके दिमाग बढ़ते हैं, इसके हाथ पैर बढ़ते हैं, वज़न, लंबाई में उसकी वृद्धि होती रहती है और उसकी एज भी बढ़ती रहती है। उम्र जैसे वो बढ़ रहा है तो उसकी एज भी बढ़ती रहेगी। अभी 10 साल का है, बाद में 12 साल का होगा, फिर 13 होगा। ठीक है, और विकास क्या होता है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों में भी उसके विकास होता है, उसके नॉलेज में विकास होते जाता है, वो सीखता रहता है, उसकी वृद्धि, उसका विकास होता रहता है, मानसिक विकास। और वृद्धि संकुचित है, चूँकि वृद्धि की अधारण विकास की अवधारणा का एक ही भाग है। यह हमारा दोनों साथ चलता है, वृद्धि और विकास भी।
जैसे कि उसका लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, उसकी एज बढ़ रही है, 5 साल का हो गया, इसके बाद 6 साल का हो गया, तो इसकी एज भी बढ़ रही है, साथ साथ में उसकी विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी होता जा रहा है। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका व्यापकता देखा जाए विकास की, ये बहुत ही वृद्धि से कहीं अधिक होता है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। मात्रक और परिणाम, जैसे कि मात्रक कैसे, उसकी लंबाई, हम लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि हाँ इतनी लंबाई होगी, 5 फुट हो गई या फिर 4 फुट हो गई, इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं, मात्रक होती है। वजन को भी हम इसकी, हाँ 15 kg है, ठीक है, अब ये 20 हो गया, तो हम माप सकते हैं। और इसके परिणाम कि हमको पता है आइडल कि इस एज में, जैसे 15 साल का है, इस एज में उसका वज़न कितना होना चाहिए, एक आइडल वेट होता है जिसको हम उस ये पता लगा सकते हैं, हाँ ये इस एज में, फ्यूचर में भी हम पता लगा सकते हैं अगर ये इस एज में है, अगर वो 15 साल का है, हम ये पता लगा सकते हैं अगर ये 18 साल का होगा तो इसके ये एज होना चाहिए। एक हमने आइडल वेट फिक्स कर रखा है, इतने एज के लोगों में इतना वेट होना चाहिए। अगर वो 7 साल का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 25 किलो या कितना, एक आइडल वेट होता है। अब बात करते हैं, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। जो उसका मानसिक विकास होता है वो गुणात्मक होता है कि वो विभिन्न अपने टैलेंट होता है वो दिखाता है विभिन्न एज में, कि हाँ अपने एग्ज़ाम्स के द्वारा या फिर क्रिएटिविटी के द्वारा वो अपने उसके गुणों को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें मानसिक विकास हो रहा है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती है और शिशु काल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। जो वृद्धि होती है वो निरंतर नहीं चलती है। वो शारीरिक विकास हमारा कब तक होता है, एक निश्चित टाइम तक होता है, उसके बाद जब शारीरिक वृद्धि नहीं होती है तो रुक जाती है। और जब शिशु काल है उसके बाद ये धीमी पड़ जाती है, बाद में फिर से चलती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, हमेशा मानव सीखता रहता है, उसका मानसिक विकास होता रहता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आगे पढ़ने से पहले हमें बहुत जानना ज़रूरी था कि वृद्धि और विकास क्या होता है। अब आप लोगों ने जान लिया तभी तो आगे पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं इसकी अवस्थाएं, हमें कौन कौन सी अवस्थाएं भी पढ़नी है। गर्भावस्था, ये जन्म से, गर्भधारण से जन्म तक रहती है, ठीक है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उससे लेकर जब तक वो पैदा नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, तब तक होती है, ठीक है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक इसको मानी गई है। तो हमारे सिलेबस में बस ये 4 अवस्थाएं पढ़नी है। इसमें पोषक तत्वों के द्वारा इसमें कौन से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक विकास और जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, वृद्धि कैसे, कौन सी वृद्धि होती है और विकास। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं पोषण क्या होता है, तभी तो हमें पता होगा कि हमें किस एज ग्रुप में कैसी पोषण हमें देनी चाहिए। पोषण मनुष्य की उम्र, लिंग, वर्ग और उसमें बच्चा चाहे कोई भी हो, मतलब इनमें से लिंग, वर्ग कुछ भी हो, कोई भी हो, उपयुक्त पोषण सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, विकास एवं वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के संदर्भ में उनकी तीव्र गति होती है, जब वो छोटा बच्चा होता है उसमें शारीरिक विकास बहुत ही अधिक होती है, शारीरिक और मानसिक गति दोनों ही बहुत ही तीव्र गति से होती है। वृद्धि और विकास के कारण उनका उचित पोषण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम उसको उचित पोषण नहीं देंगे तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होगा, वो रुक जाएगा, उसकी ना लंबाई बढ़ेगी, ना वजन बढ़ेगा, और ना ही वो पोषण लेगा तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा। तो वो कुपोषित भी हो सकता है, उसकी मानसिक विकास रुक जाएगी, तो सभी बच्चों की जैसे वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी उचित पोषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि
वे गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने के साथ साथ स्तनपान के जरिए उनका लालन पोषण भी करती है। बच्चों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब वो गर्भ धारण करती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको भी पोषक तत्व की कमी होती है, उसको भी सभी पोषक तत्वों को मिलना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से जन्म दे सकती है। वो बच्चा मतलब उसको सभी पोषक तत्व मिलेगा तभी तो वो अच्छा स्वस्थ पैदा होगा। अगर नहीं मिला सभी पोषक तत्व तो वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त होकर ही पैदा होगा। उसको अगर विटामिन ए की कमी हुई तो वो अंधा होगा, आयोडीन की कमी हुई तो क्या होगा, उसका मानसिक विकास बहुत ही कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही गर्भधारण के द्वारा बच्चों को पोषण के लिए पोषक तत्व को वो अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो माँ के द्वारा ही उसका लालन पोषण होता है, उसको पोषित किया जाता है। हाँ, तो क्या होगा, उसको माँ को भी अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, तभी तो वो उसको अपना दूध पिला सकती है, तभी उसको लालन पोषण कर सकती है। तो पोषण सभी ग्रुप के लिए, सभी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से एज ग्रुप में और कौन कौन से, जैसे गर्भवती में कैसे पोषण की आवश्यकता होती है, अभी हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था में पौष्टिक देखभाल। गर्भावस्था स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण समय है। जीवन चक्र में कोई मतलब कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिनका आहार एवं पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार गर्भावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक हो जाती है। प्रजनन काल स्त्रियों के लिए एक संकट का समय है। कुपोषण इस संकट को और अधिक बढ़ा देता है। स्त्रियों की पोषण संबंधी विशेष आवश्यकताएं गर्भधारण के पूर्व ही शुरू हो जाती है। यह एक चक्र धात्री स्थिति तक नियंत्रण चलता रहता है। एक सुपोषित स्त्री के शरीर में सभी पौष्टिक तत्व संचित होंगे और उसका शारीरिक गर्भावस्था के बोझ को आसानी से सहन कर लेगा। अपेक्षाकृत उन स्त्रियों के जो शुरू से कुपोषित होती हैं, भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने का मुख्य कारण गर्भवती के आहार में पौष्टिक तत्वों की अधिक न्यूनता होती है। अपर्याप्त पोषण एवं कुपोषण गर्भाधान के क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर हम गर्भावस्था में गर्भवती को सही पोषण नहीं देते हैं तो क्या होता है, उसे अपर्याप्त पोषण मिलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुपोषण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मृत्यु दर होती है। माँ के साथ साथ बच्चों की शिशु दर क्या होता है, शिशु की मृत्यु होती है, ये बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से पोषित करना चाहिए, सभी पौष्टिक तत्व देना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भाधारण के पहले पोषण संबंधी आवश्यकताएं। कौन कौन सी पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, पहले उन्हें जानते हैं। गर्भाकाल में शरीर के भार में कमी से भी स्त्रियों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शरीर से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्व परिपक्व शिशु का जन्म, गर्भपात तथा मरे हुए बच्चे के जन्म की संभावना ऐसी स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। गर्भवती स्त्री को शुरू के 3 महीनों तक ही मिचलाने तथा उल्टी की शिकायत बहुत होती है। अगर हम अच्छी पोषण नहीं देते हैं गर्भवती महिलाओं को, जब वो गर्भ धारण कर लेती है तो क्या होता है, वो पूर्व परिपक्व जो मतलब पहले ही शिशु का जन्म होता है और वो स्वस्थ नहीं होगा। जब उसका पहले ही जन्म हो जाएगा तो वो स्वस्थ नहीं होगा या फिर शिशु की मृत्यु हो जाती है। इस कारण शुरू के महीने में शरीर से पौष्टिक तत्व नष्ट होते रहते हैं, जिनकी बाद के महीनों में पूर्ति होना आवश्यक है।
इस अवस्था में पौष्टिक तत्वों की न्यूनता होने से भ्रूण की वृद्धि एवं विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ना उसका वृद्धि होगा, ना वो बढ़ेगा, और ना ही उसका मानसिक विकास होगा। जब उसके गर्भवती महिला के शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तो ना ही वृद्धि होगी, ना ही विकास होगा। गर्भावस्था के समय के साथ भ्रूण के विकास के साथ माता का शारीरिक भार भी बढ़ता है। इस अवस्था में गर्भाशय, गर्भनाल तथा स्तन विकसित होते हैं। साथ ही शरीर में पानी और वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके लिए गर्भकाल में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक हो जाती है। देखिए, इतना समझ में आया। और से कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है? गर्भकाल में बेसल मेटाबॉलिक दर BMR, ठीक है, में वृद्धि होती है। साथ ही भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गर्भवती के शारीरिक भार में वृद्धि होती है तथा उसके बढ़े हुए शारीरिक शरीर को हिलाने डुलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब उसका वेट बढ़ेगा तो उसको चलने फिरने मतलब कुछ काम करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने खाने में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। गर्भवती पूर्ण गर्भकाल तक समान स्थिति के अनुसार क्रियाशील रहती है। इस प्रकार एक गर्भवती को उसकी क्रियाशीलता के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा लगभग 300 कैलोरीज प्रतिदिन लेनी चाहिए। जैसे एक समान जो महिला होती है उसके हिसाब से एक गर्भवती महिला को उसमें 300 प्लस कैलोरी ऐड करना चाहिए, लेना चाहिए अपने भोजन के द्वारा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। गर्भकाल में भ्रूण की पूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती के लिए होने वाले टूट-फूट, जो शरीर में होने वाले टूट-फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता गर्भकाल के आखिरी 6 महीनों से अधिक होती है। जब वो 6 महीने हो जाता है उसके बाद उसकी अधिक होती है, क्योंकि इसी समय भ्रूण के शरीर में प्रोटीन जमा होती है। जो भ्रूण होता है उसके शरीर में प्रोटीन जमा होते जाता है, तो गर्भवती को डबल प्रोटीन लेना चाहिए। अतः गर्भवती को अपने आहार में अत्यधिक प्रोटीन लेनी चाहिए। हमारे देश में प्रोटीन का मुख्य स्रोत अनाज तथा दालें। हम घर में क्या खाते हैं? अनाज और दालों के द्वारा ही तो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। वनस्पति प्रोटीन का शरीर में पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः गर्भवती को वनस्पति प्रोटीन वाली चीज़ों के साथ साथ प्राणिज प्रोटीन जैसे दूध से बने उत्पाद की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए, जिससे उसकी प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण हो सके। सिर्फ वनस्पति जगत से हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, अनाज और दाल से ही नहीं, उसके बाद जो प्राणिज होते हैं भोज्य पदार्थ, दूध और दूध से बने उत्पाद, और ये सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कैल्शियम। भ्रूण के अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पूरे गर्भकाल में भ्रूण के शरीर को बनने के लिए 300 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अतः गर्भवती को कैल्शियम युक्त भोजन तथा अतिरिक्त कैल्शियम लेनी चाहिए। जो कैल्शियम है हमें 30 ग्राम लेनी चाहिए, जो उसके शरीर को बनाने के लिए आवश्यक होता है। लौह तत्व। भ्रूण के रक्त में निर्माण के लिए लौह लवण की आवश्यकता होती है। इस तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता दूसरे व तीसरे जो तिमाही में होती है, लेकिन गर्भावस्था के आरंभ में लौह तत्व की बड़ी खुराक स्त्री के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। सबसे अधिक हमें लौह तत्व गर्भवती महिला को देना चाहिए खून निर्माण के लिए। आयोडीन। इसकी कमी से महिलाओं में घेंगा नामक रोग हो जाता है। फलस्वरूप शिशु में भी यह रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त स्वतः गर्भपात और मृत्यु बच्चे को जन्म के जोखिम हो सकते हैं।
गर्भस्थ शिशु का कम दिमागी विकास और सीखने की कम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। अतः गर्भवती स्त्री को आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। अगर हम गर्भवती को आयोडीन की कम मात्रा देंगे तो क्या होगा, उसकी बच्चे की मृत्यु हो सकती है या उसका मानसिक विकास रुक सकता है। एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा सकते हैं आयोडीन की कमी से कौन क्या हो सकता है अगर गर्भवती महिला को नहीं दिया जाता है, तो इसमें पॉइंट्स वाइज दिया होता है, उसमें आपको टिक करना पड़ता है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जब तक आप ये नहीं कि हाँ आयोडीन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए, इससे ही नहीं होगा। आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए कि हाँ कि क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं अगर गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी हो, ठीक है, या किसी भी पोषक तत्वों की कमी हो। पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कितनी मात्रा देनी चाहिए। विटामिन ए शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित करने के लिए विटामिन ए की अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन ए वृद्धि के लिए भी उपयोगी होता है। इसके आहार में कमी का प्रभाव नवजात शिशु की आंखों पर पड़ सकता है। कमी होगी तो आंखों पर पड़ सकता है, उससे कम दिखाई दे सकता है या वो अंधा पैदा भी हो सकता है जन्मजात, ठीक है। थायमिन की कितनी कमी होती है? भ्रूण की वृद्धि के लिए थायमिन की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के शरीर में थायमिन की थोड़ी मात्रा संचित रहती है, फिर भी गर्भवती को अतिरिक्त थायमिन की आवश्यकता होती है। और राइबोफ्लेविन की बात करें, यह विटामिन शरीर की वृद्धि तथा संपूर्ण स्वास्थ्य में सहायक होता है। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी भ्रूण के लाल रक्त कणिकाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य स्त्री के लिए आवश्यक विटामिन सी से ही गर्भकाल की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। अतः इस काल में अतिरिक्त विटामिन सी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें ज़्यादा विटामिन सी की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें फॉलिक अम्ल की, या RBC रेड ब्लड सेल्स के परिपक्वन में सहायता करता है। इसकी कमी से खून की कमी हो सकती है, अतः इसकी आवश्यकता गर्भावस्था में अधिक होती है। तो फॉलिक अम्ल क्या करता है, RBC के निर्माण में सहायता करता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं विटामिन बी की। इस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। वृद्धि और विकास के लिए समय इस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका निर्माण स्वतः ही आंतों में होता है तथा भोजन से भी कुछ मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ये तो स्वतः ही बन जाता है, लेकिन भोजन से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, और ये रक्त अल्पता को रोकती है, अनीमिया को रोकती है, ठीक है। विटामिन बी ये गर्भावस्था पोषण से संबंधित आवश्यक तथ्य हैं, ठीक है। इसमें मिला जुला भोजन लेना चाहिए। विभिन्न अनाजों को मिलाकर या अनाज के साथ दालों व सब्जियों को भी मिलाकर व्यंजन तैयार करना चाहिए, जैसे पौष्टिक खिचड़ी, तथा आवश्यकता अनुसार 1 चम्मच तेल या घी अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाएगा या स्वाद भी बढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें भोजन लेना चाहिए, ठीक है। ये हम पहले भी ऐसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। इसमें मौसम के अनुसार 1-2 फल आहार में आवश्यक शामिल करना चाहिए, जो रोग रोधक शक्ति बढ़ाता है। दूध व दूध से बने आहार एवं अधिक मात्रा में पानी लेना चाहिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आप देख लें। अब बात करते हैं गर्भावस्था में प्रतिदिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। अब कितनी आवश्यकता होती है पौष्टिक तत्वों की, वो हम इस सारणी के द्वारा जानेंगे। पौष्टिक तत्व, ठीक है। ऊर्जा कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? वयस्क महिला में कितनी होती है? 1875। और जो गर्भवती महिला होती है उसको 3 + 300 देनी चाहिए। इसमें
प्लस करके हमें 300 एक्स्ट्रा देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मध्यम कार्य करने वालों अगर है तो उसमें प्लस 300 कैलोरी देनी चाहिए गर्भवती महिला को। अगर कठिन परिश्रम कर रही है तो उसमें भी प्लस 300। ठीक है, सब में अगर मध्यम हो या हल्के काम करी हो, कठिन काम करी हो, सब में हमें ऐड करना चाहिए 300 कैलोरी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। एक गर्भवती महिला को कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमें 50 ग्राम एक नॉर्मल महिला को और उसमें प्लस 15 इसमें ऐड करके देना चाहिए गर्भवती महिला को। हमें 15 अलग से एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है गर्भवती महिला के लिए। अब बात करें वसा की। हाँ, वसा की बात करें तो 20 ग्राम एक नॉर्मल महिला के लिए, जो साधारण महिला होती है उसके लिए, और उसमें प्लस 300 सॉरी इसे 20 नॉर्मल महिला के लिए और 30 गर्भवती महिला के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, 30 दिया जाता है वसा एक गर्भवती महिला के लिए। और कैल्शियम की बात करें तो ये 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है एक सामान्य महिला के लिए, और 1000 मिलीग्राम गर्भवती की महिला को आवश्यक होता है। गर्भवती महिला के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कैल्शियम। अब बात करते हैं आयरन की। तो 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है सामान्य महिला के लिए, और 38 मिलीग्राम आवश्यकता होती है गर्भवती महिला के लिए। अब बात करते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है जो सामान्य महिला होती है, और 600 गर्भवती महिला में भी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं थायमिन की। जो हल्के काम करती है 0.9 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है थायमिन की, और जो गर्भवती महिला होती है उसको क्या करना है 0.9 में प्लस 0.2 ऐड करके थायमिन देनी चाहिए। और जो मध्यम कार्य करती है उसमें 1.1 में भी प्लस 0.2 ऐड करके थायमिन देना चाहिए। और जो अधिक श्रम करती महिला उसमें उसको क्या है कितनी आवश्यकता होती है थायमिन की 1.2 मिलीग्राम, और उसमें प्लस 0.2 मिलीग्राम हमें गर्भवती महिला को देना चाहिए। तो थायमिन में भी 0.2 ऐड करके देना चाहिए। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन की। जो हल्के कार्य करती महिला उसे 1.1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है राइबोफ्लेविन की, और जो गर्भवती है उसको 1.1 में 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। जो मध्यम कार्य करती महिला उसके लिए 1.3 मिलीग्राम और उसमें प्लस 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। और जो सबसे अधिक कार्य करती महिला उसको 1.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है राइबोफ्लेविन की, और इसमें गर्भवती के लिए प्लस 0.2 ऐड करके देना चाहिए। अब बात करते हैं नियासिन की। नियासिन हल्के कार्य करने वाली महिला के लिए 12 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, और गर्भवती महिला को इसमें प्लस 2 ऐड करके मतलब 14 मिलीग्राम नियासिन देना चाहिए। मध्यम कार्य जो करती है महिला उसके लिए 14, ठीक है, और से प्लस 2 16 इतनी देनी चाहिए। ऐसे प्लस करके इसमें देना है। और कठिन कार्य जो करती है उसमें 16 मिलीग्राम नियासिन की आवश्यकता होती है, और उसमें प्लस 2 करके गर्भवती महिला को देना चाहिए। अब पायरिडॉक्सिन ये 2.0 मिलीग्राम देना चाहिए महिला को, सामान्य जो कार्यकारी महिला उसको, और उसमें गर्भवती महिला को 2.5 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। अब विटामिन सी
कितनी देनी चाहिए? एक सामान्य महिला को 40 मिलीग्राम विटामिन सी देनी चाहिए और गर्भवती महिला को 80 मिलीग्राम विटामिन सी देनी चाहिए। और फॉलिक एसिड इसे 100 माइक्रोग्राम देनी चाहिए एक सामान्य महिला को, और एक गर्भवती महिला को 400 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 इसे 1 माइक्रोग्राम, और एक गर्भवती महिला को भी 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 देनी चाहिए। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान देखभाल। तो देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? नियमित जांच करवा के, वजन वृद्धि, आयरन की गोलियां देकर, टीकाकरण, प्रसव की तैयारियां करके, और अतिरिक्त आहार है उसे देकर। यहाँ से हम जान सकते हैं नियमित जांच करा के उसकी जांच निरंतर कराना चाहिए समय समय पर। बीमार होने पर डॉक्टरों को दिखाते रहना चाहिए। दिन में 2 घंटे का आराम आवश्यक करें, बस काम नहीं, इसमें आराम की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार देना, तनाव मुक्त रखना, ये सभी आवश्यक होता है गर्भावस्थान के समय, ठीक है। आयरन की गोलियां लेते रहना चाहिए, जांच तो होती रहना चाहिए, और टीकाकरण, ये सभी है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, अपनी फीडबैक दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।